हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। हम स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का भारत में यूरोपियों का आगमन अध्याय 3 पढ़े थे। उसमें हमने पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन, अंग्रेज़ों का आगमन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन, फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन तथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लग गई। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहासकार में कई युगांतकारी घटनाक्रम के उसके एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राज्याधीन थी। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरॉन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 ईस्वी में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हैं कि 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों का पहला कारखाना स्थापित हुआ सूरत में। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मूसलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया और फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मूसलीपट्टनम की बस्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 ईस्वी में एडमिरल ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैंथम छीन लिया। 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पिने ने वेलिकोंडापुरम के शासक शेर खां लोदी से एक छोटा छेद पुदुचेरी प्राप्त किया। फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में यही पांडिचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 ईस्वी में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया था, किंतु 1697 ईस्वी की रेजविक की संधि से पुनः पांडिचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया गया। इसी प्रकार 1690 ईस्वी में मुगल गवर्नर से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया था। कुछ नहीं है इसमें केवल समझाया गया कि कब उनका, किस सन में उनका आगमन हुआ, किस किस सन में उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे थे, लेकिन अंग्रेजों और डचों की तुलना में उनकी गतिविधि अभी भी बेहद कम थी। फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। अब पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन 1720 में इसके पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हो गई। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इससे उनकी नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित की। 1675 ईस्वी में मालाबार तट और 1739 ईस्वी में कारिकल 1725 ईस्वी में मालाबार तट और 1739 ईस्वी में कारिकल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी। इसके पास सशक्त संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। इसकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसकी नीति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी कुछ निर्भर था। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदेशिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। 1672 ईस्वी में से 1713 ईस्वी के मध्य फ्रांस प्रायः हॉलैंड के साथ लगातार युद्ध में व्यस्त रहा। यही वजह है कि 1706 से 1720 ईस्वी की अवधि में भारत में फ्रांसीसियों प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बाद 1720 ईस्वी में कंपनी का पुनर्निर्माण हुआ तथा 1742 ईस्वी तक पांडिचेरी के गवर्नर लिनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिपूर्ण शासन से फ्रांसीसी प्रभुसत्ता की पुनः प्राप्ति हुई। 1742 ईस्वी तक भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसियों ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक ही केंद्रित रखा, परंतु 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद की ओर का विस्तार निर्धारित किया। जब उन्होंने देखा कि व्यापार पर उनका लगभग कब्जा हो गया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करें। तो 1742 ईस्वी ने डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति भारत में फ्रांसीसी व्यापार में
भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई। देखिए, अब जब उन्होंने साम्राज्य अपना बढ़ाने की कोशिश की तो अंग्रेज, जिन्होंने पुर्तगालियों और डचों को हरा रखा था, पहले से उनका व्यापार और साम्राज्य पर कुछ अधिकार हो गया था। लेकिन जब इन्होंने अपना साम्राज्यवाद बढ़ाया तो इनके और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुए, जो 3 युद्धों के रूप में हुए, जिनमें अंतिम तौर पर फ्रांसीसियों की हार हुई। तो सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। तो 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर सामने आया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने में सफलता पाई। 1690 से 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभिक 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, तथापि 1742 ईस्वी में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के साथ ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इस स्थिति का लाभ सभी यूरोपीय कंपनी को हुआ। दक्षिण क्षेत्रों में, विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम थी। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध फ्रांस व इंग्लैंड के परस्पर संघर्ष का समय रहा। उस युद्ध में इंग्लैंड का विशेष ध्यान ऑस्ट्रिया की ओर था, इसलिए उनका कोई जहाजी बेड़ा मद्रास के समुद्री तट पर तैनात नहीं था। लेकिन वहां फ्रांसीसी जहाज बेड़ा उपस्थित था। इस स्थिति का फ्रांसीसियों ने पूरा लाभ उठाया और मद्रास पर कब्जा कर लिया। 2 वर्ष बाद यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति 2 वर्षों बाद क्या हुआ कि 2 वर्षों बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल की संधि के साथ हुई। इस संधि के अनुसार मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया गया। 1740 से 1765 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत, जिसका शासन नवाब के हाथों में था, व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। इस तरह हमने पढ़ा कि किस तरह फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और फिर व्यापार पर उनका अधिकार होने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिससे उनको सामना करना पड़ा अंग्रेजों से। और उसी बीच इनके 3 युद्ध हुए, जिनमें अंतिम तौर पर फ्रांसीसियों की हार हुई। तो कल हम इंग्लैंड और फ्रांसीसियों मतलब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।